मंशा वाकई यही होगी जनरल मेस्टन, क्योंकि एक तो जिस तरह का आक्रमण हुआ है वो अप्रत्याशित है। हाल के समय में याद नहीं आता, हाँ 40 साल पहले का जिक्र जरूर किया जाता है, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये नहीं कि उसे अपनी सीमाओं पर वो लड़ाई लड़नी है। हमास के ये जो आतंकी हैं वो भीतर तक दाखिल हो चुके हैं। अभी अभी हमने देखा कि कैसे एक संदिग्ध को गोली मारी गई है। यानी कि वहां की सड़कों को भी नियंत्रित करना है, उन बंधकों के बारे में भी सोचना है और उन सीमाओं के बारे में भी सोचना है। जनरल मेस्टन। श्वेता, बिल्कुल। देखिए, आज इसराइल के सामने 3 मुख्य कंसर्न है। सबसे पहला कंसर्न तो है जो हमास टेररिस्ट जो इनके ही टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब सदर्न इसराइल में ऑपरेट कर रहे हैं और काफी भारी मात्रा में अभी भी वो ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी कंसर्न है जो सिविलियन होस्टेजेस बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं की और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमने दृश्य देखे हैं, तो वो एक कंपल्शन और प्रेशर रहेगा इजरायली सरकार पे, जो एक देखिए हार्डलाइनर सरकार है। एक्शन तो उनको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इजरायली जनता अभी बेहद नाराज है हमारी अपनी गवर्नमेंट से कि एक तो उनको कोई वार्निंग नहीं थी और दूसरा वो असुरक्षित पाए गए हैं और सिविलियंस को होस्टेज बनाया गया है। तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या ये युद्ध या फ्रंट को एनलार्ज करना है। अभी हमने देखा है हिजबुल्लाह ने लेबनान के थ्रू वहां से कुछ रॉकेट्स ऑब्लिक मोटर्स फायर किए हैं और इजराइल को पता है कि अगर वहां से फ्रंट खुल जाए और वेस्ट बैंक से भी ये फ्रंट खुल जाए तो ये, और सीरिया भी एक ऑप्शन है, तो ये चीजें अच्छी नहीं रहेगी इनके लिए। तो ये चाहेंगे कि ये एक एनलार्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और लोकलाइज करके इनका इमीडिएट एम होगा हमास को खत्म करना। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी कठिनाई ये है, इसको खत्म कैसे करने। नंबर 1, वो इस टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो पहला तो उनको अपनी ही टेरिटरी से उनको क्लियर करना है, जिसमें टाइम लगेगा। ग्राउंड ऑफेंसिव की संभावना है, डिक्लेयर भी किया जा रहा है, और वहां जो जनता है गाजा स्ट्रिप में फिलिस्तीन, उनको वार्न किया जाए कि आप खाली करके जाइए। लेकिन एक चीज हमको समझनी है, ये ऑलरेडी हर जगह से घिरे हुए हैं, जाएंगे कहा ये। तो इनको एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि आप ये टारगेट यहाँ किया जाएगा और इसमें कोई डाउट नहीं है कोलेटरल डैमेज काफी होगा, तो सिविलियन कैजुअलिटीज दोनों तरफ से बढ़ती रहेंगी। मेन मुख्य प्रॉब्लम इनको रहेगा अपने होस्टेजेस को कैसे रेस्क्यू करना, वो सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। अगर इजरायली होस्टेजेस मारे गए तो ये एक और नेशनल प्रेशर बनेगा उनकी सरकार के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ा इनको टैक्टफुली और मिलिट्री स्ट्रैटेजी करके टाइमली इंटेलिजेंस चाहिए होगी कि वो जाके सर्च एंड रेस्क्यू कर पाए, क्योंकि ये कैजुअलिटीज खासकर जो महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एक बहुत बड़ा इनके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो ये सारी चीजें श्वेता देखते हुए इजरायलीज के ऊपर अभी काफी कंसर्न है, और जो एक लोकल होम प्रेशर है। तीसरा बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा, अमेरिकन रोल। देखिए, अमेरिका भी यहाँ कहीं हद तक फेल हुआ है इंटेलिजेंस। इजराइल में मैं खुद 2007 में गया था आर्मी चीफ के साथ, और 2006 में हिजबुल्लाह क्राइसिस के बाद हमें पूरी वहां ब्रीफिंग की गई थी। तो वहां हमें यह पता चला था कि जो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ का अमेरिकन इंटेलिजेंस भी शायद फेल हुआ है, क्योंकि वो देखिए खासकर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में, और इजराइल भी, ये दोनों माहिर हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के सिग्नल्स, माइक्रो लाइट ग्लाइडर्स यहाँ ऑपरेट कर रहे थे, इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुआ, इनकी असेंबली कहाँ हुई है? क्योंकि अगर ग्लाइडर्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं तो काफी 300-400 लोग तो ये चीजें अचानक हुई नहीं जनरल प्रसाद। और जैसा आप भी बोल रहे थे कि मतलब मोसाद का एक रुतबा है पूरी दुनिया में, केवल इजराइल की बात नहीं, केवल दुनिया के एक हिस्से की बात नहीं, समूची दुनिया में अगर टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लिया जाता है तो उसमें मोसाद, फिल्में बना दी गई, टेली सीरीज बनाए गए हैं उस पर। लेकिन इस तरह का अगर हमला हुआ है तो ये केवल कुछ महीनों की प्लानिंग भी नहीं होगी, एक लंबी प्लानिंग होगी। दूसरी चीज ये कि क्या लेबनान की तरफ से एक अगर टैंक्स इस तरह से वहां पर कूच कर रहे हैं, वहां से फ्रंट खुलने की बात होती है, या फिर वो देश जो हमेशा ग्रज एक पाले रहते हैं इजराइल को लेकर, क्या ये जो प्लानिंग होगी वो केवल उन हमास मिलिटेंट्स को के मन में रही है, या फिर गुंजाइश है जिस तरह से ये अलग अलग हिस्सों में हमले हो रहे हैं एक के बाद एक, ये कुछ और बड़ा हो? देखिए, ये बड़ा होने के तो बहुत संभावना है, मेरे हिसाब से तो ये बड़ा होता ही दिख रहा है। आप देखिए, ये इसका बड़ा भारी जो स्ट्रेटेजिक एक अलायंस बनेगा। अब मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर लड़ाई रुक गई तो बात अलग है, एक फोरकास्ट करना कठिन होता है। लेकिन
जिस तरह से आप वर्ल्ड सिचुएशन आज देख रही हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात कर ली है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के संग, वो उनको हर हाल में सपोर्ट करते हैं। आपने ये भी देख लिया कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूके है, और वो सब इजराइल के साथ हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आपने इधर से देख लिया भारत भी इजराइल के फेवर में ही बोल रहा है, सऊदी अरेबिया इजराइल के फेवर में है, उसी वजह से शायद ये कैटलिस्ट हुआ है कि लड़ाई शुरू हुई है। उधर आप देख रही हैं ईरान जो है उसका एक अलायंस सा बन गया है रशिया के साथ। अभी रशिया ईरान साथ में जा रहा है, अगर वो बढ़ा आगे तो शायद चाइना उसके संग मिल सकता है। मेरा ये एक किस्म से मेरे दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि क्या ये उसी प्रकार के अलायंसेस बन जाएंगे जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन के अंदर बन रहे हैं। जिस तरह से एक तरह अमेरिकन ग्रुप कहिए उसको, दूसरी तरफ रशियन, चाइनीज, ईरान ग्रुप कहिए। अब दूसरी बात यह है कि इसमें इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इस समय अगर आप वर्ल्ड को ध्यान से देखें कि जिस तरीके से यूक्रेन वॉर की वजह से एक अलायंसेस बन रही हैं, अभी तक जो इंडिया है और हमारे जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह इधर के साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनके साथ कोई खास अलायंसेस नहीं बने हैं। हालांकि ताइवान में प्रॉब्लम है, नॉर्थ साउथ कोरिया की प्रॉब्लम है, जापान की प्रॉब्लम है, भारत उसको एक दफा छोड़ दीजिए। लेकिन देखना यह है इसमें अब कि ये युद्ध अब आगे कैसे चलेगा। अगर ये युद्ध लेबनान की तरफ से खुला, और खुलने की बहुत आशंका है, मैं लेबनान बॉर्डर में खुद देखकर भी आया हूं कि वहां पे टेरेन किस प्रकार की है, कहां पर सेटलमेंट वो एक तरफ से इजरायली टेरिटरी से नजर भी आते हैं, तो वहां भी एक चलेगा। अब टैंक्स भी आप दिखा रही हैं कि चलने शुरू हो गए, लेकिन अभी तो आपने ड्रोन्स नहीं देखे। अगर ईरान इसको सपोर्ट करता है तो ड्रोन्स भी बड़ी जल्दी नजर आने शुरू हो जाएंगे, और ड्रोन्स की जो काबिलियत है वो आप देख ही रही हैं कि यूक्रेन में कैसे हुई, अजरबैजान में किस तरह से हुई है। ये सब चीजें और दिन पे दिन बढ़ेंगी। जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव वेपन्स आज की तारीख में देश लोगों के पास है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो बड़ी बात सब पैनलिस्ट ने कही है कि जो उनके प्रिजनर, जो उनके कैदी पकड़ लिए हैं इजराइल के, उनको छुड़ाना नंबर 1 प्रायोरिटी होगा, एज मच एज पॉसिबल, कि उनको बिना किसी तरीके से हानि पहुंचे वो उनको हम रिट्रीव कर लें। याद कीजिए एंटबी एयरफील्ड रेड हुआ था, that is one of the most classic raids any forces have done anywhere in the world। जब उन्होंने एक एयरक्राफ्ट में हाईजैक हुआ था, वहां से सब कुछ छुड़ा के लाए थे, और नेतन्याहू का उसमें भाई भी शामिल था। तो उस किस्म की रेड करने की एक क्षमता रखते हैं। अब वो किस तरीके से मॉडिफाई होगी, किस तरीके से इनको इंटेलिजेंस मिलेगी, कहां प्रिजनर्स रखे हुए हैं, किस तरह से उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनको वहां से लिया जाए, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि शायद इजराइल एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज तो मेरे ख्याल से शायद इजराइल की जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से चेंज नहीं करेगा। बहरहाल उनको छुड़ाने की, उनको वहां से रिट्रीव करने की पूरी कोशिश करेगा जिसकी काबिलियत वो रखता है। सो इन ऑल इट इज बिकमिंग ए वेरी डेंजरस वॉरफेयर of modern technology, modern weapons, more difficult weapons and world alliances taking positions। तो अगर इस तरीके से हो गए तो एक और घमासान वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इजराइल डोंट फॉरगेट इवन हैज न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि न्यूक्लियर वेपन की बात हमें करनी नहीं चाहिए और करने की कोई जरूरत भी नहीं, शायद इस्तेमाल नहीं भी होंगे,